हेलो डे स्टूडेंट। तो चलिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफ़ाइन करूंगा और सभी टॉपिक यूनिट 1 के सभी टॉपिक को मैं इन सिंगल वीडियो में डिफ़ाइन करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आपका एग्ज़ाम 29 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसके पहले जो है मैं सभी यूनिट का 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। और ये आपका रहा आज 25 तारीख, ठीक है। आज आपका फर्स्ट यूनिट का ऑल टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ये लगभग रहेगा आपका 1 घंटे का वीडियो रहेगा। इनमें जो है सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हर एक टॉपिक को मैं इसके टेक्निकल डिफिनेशन एंड इसके हिंदी भी डिफिनेशन इसमें दिए हैं और उसके रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब सभी जो है मिला के दिए हैं, जिससे आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक इसमें दिए हैं आप लोग उन सभी टॉपिक को अच्छे से समझिए। इसमें टोटल 15 टॉपिक हैं, ठीक। यूनिट 1 में टोटल 15 टॉपिक हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके इसमें सब्जेक्ट में भी यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, सब्जेक्ट में भी यहाँ पर दिखाया है। इसी तरह से जो है ये है मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक, ये है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। इसी तरह से मिला के टोटल 15 टॉपिक हैं। उन सभी 15 टॉपिक को आप अच्छे से जो है एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो फिर आपका कोई भी टॉपिक, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश और रियल लाइफ एग्जाम्पल सभी चीज़ें जो है कंप्लीट डिस्क्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है और आगे देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक फर्स्ट से। देखिए टॉपिक फर्स्ट में क्या दिया है। टॉपिक फर्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक। क्या संविधान, संवैधानिक कानून और संवैधानिकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके पहले डिफिनेशन देखिए। फर्स्ट आप लोग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अब संविधान क्या होता है आप लोग को पता ही होगा संविधान क्या है, लेकिन इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इट्स डिफाइन हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, व्हाट पावर्स इट हैज़ एंड व्हाट राइट्स आर गिवन टू द पीपल, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर नीचे देखिए हिंदी में भी डिफाइन है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। संविधान जैसे आपके देश में, जैसे हमारे देश में इंडिया में संविधान है, इसी तरह से हर एक देश का जो अलग अलग संविधान होता है, हर एक देश के जो अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में जो है इसको आप लोग पढ़िए और इंग्लिश दोनों को जो है समझ के पढ़िए क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियाँ क्या होगी और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि देश में जितने भी नागरिक हैं उन्हें किस चीज़ की अधिकार है, ठीक है। उन सब के लिए जो है अलग अलग संविधान के लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो मेन यही है कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियाँ क्या होगी, ठीक है, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए डिफिनेशन दिया है एग्जाम्पल में। जैसे घर में माता पिता नियम बनाते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता घर में नियम बनाते हैं बच्चों के लिए कि कब पढ़ना है, कब सोना है, ठीक है, कब स्कूल जाना है, कब क्या करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इसमें देश में, हर एक देश में, अलग अलग कंट्री में जो क्या होता है एक संविधान बनाया जाता है, जिससे ये होता है कि हमें हर एक काम, ठीक है, अलग अलग काम कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है, ये हमारा जो संविधान के अंदर है, जिससे हम किसी भी काम को लीगली कर सकें, अनलीगल ना कर सकें, ठीक है। तो ये होता है संविधान। बाकी और इसके अगला जो है टॉपिक है, देखिए वैसे ही देश के लिए संविधान नियमों की किताब है। मतलब अब जैसे हर एक घरों में जो है एक नियम बनाया जाता है कि इस नियम से जो है ये कार्य करना है, ठीक है। जैसे घर के जो भी मेन होते हैं तो बनाते हैं कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, ठीक है। तो उसी तरह से देश का एक संविधान क्या है, नियमों का किताब है, जो बताता है कौन सा कार्य कैसे करना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून क्या होता है, वो तो था संविधान, ठीक है। संविधान मतलब कानून, ठीक। अब ये संवैधानिक कानून क्या है, ठीक है। इसमें देखिए
constitutional law is the law which deals with the interpretation and implementation of the constitution। ठीक है, constitutional law is the law which deals with the interpretation and implementation of the constitution। संवैधानिक कानून वह कानून है जो संविधान के नियमों की व्याख्या मतलब समझाना और पालन करवाने से जुड़ा होता है। ठीक है, यह बताता है कि हमें किस नियम को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, देखिए संविधान तो बना है, अब उस संविधान में जितने मतलब कानून तो बना है, अब उसमें कानून में कौन कौन से एक्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल हैं, हमें उस रूल को किस तरह से फॉलो करना है, ये क्या कहलाता है, संवैधानिक कानून। यहाँ पर दिया है नीचे देखिए हिंदी में तो दिया है डिफिनेशन, बाकी इजी एग्जाम्पल में दिया है। अगर सरकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीन लेती है तो अदालत संवैधानिक कानून के आधार पर फैसला देती है। ठीक है, यदि सरकार या गवर्नमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार की नागरिक की जो है कोई भी शोषण किया जा रहा है तो क्या होता है, उसका जो है अदालत में कानून के माध्यम से जो है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, यदि सरकार किसी भी प्रकार का शोषण कर रहा है किसी भी नागरिक का, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या बना है, संविधान बना है। जैसे अगर पुलिस बिना कारण आपको गिरफ्तार कर ले, ठीक है, अगर पुलिस आपको बिना कारण गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि संविधान आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक, संविधान आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता। ये क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिकता का मतलब है कि सरकार की शक्ति सीमित हो और सरकार संविधान के अनुसार ही काम करे। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मतलब ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी करे, गवर्नमेंट भी एक संविधान के दायरे में ही रहकर काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी संविधान के नियमों को, रूल को फॉलो करती है। ये नहीं कि मतलब जो भी गवर्नमेंट है तो अपने अनुसार जो है कुछ भी कार्य करे, वो भी जो है संविधान के रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, संवैधानिकता का मतलब है कि सरकार की शक्ति सीमित हो और सरकार संविधान के अनुसार ही काम करे। ठीक है, वही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, इजी एक्सप्लेनेशन। सरकार शक्तिशाली है लेकिन सरकार भी संविधान से ऊपर नहीं है। देखिए सरकार तो शक्तिशाली है कि जिसकी राज मतलब सरकार है उसकी तो वो शक्तिशाली तो है ही, बट वो भी जो है संविधान के नियम को ही फॉलो करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कानून तो तोड़ेंगे तो सज़ा मिल सकती है। जैसे प्रधानमंत्री भी किसी रूल को जो है तोड़ेंगे तो उन्हें भी कानून के द्वारा सज़ा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कानून सबके लिए, हर एक नागरिक के लिए है। अब देखिए आपका टॉपिक सेकंड क्या है। ठीक, फर्स्ट में आपका तो कंप्लीट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और संविधान का जो भी टॉपिक है 3 उसमें। ठीक, तो टॉपिक फर्स्ट में आपका क्या क्या था वो तो कंप्लीट इसमें डिस्क्राइब कर दिया हूँ। देखिए मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, ये हो गया टॉपिक फर्स्ट। एंड टॉपिक थर्ड पे आता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसका मतलब क्या होता है, संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें फर्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, मतलब संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा एक ऐसा सभा है जिसे भारत का संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का मतलब ये होता है जब भी हमें कोई काम करना होता तो उसका एक सभा पहले बनाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले जो भी हम बड़ा काम करते हैं तो उसके पहले हम एक सभा बनाते हैं जिसमें 2 4 10 लोगों को बैठा के आपस में बातचीत करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो उसी तरह से ये दिया है संविधान सभा का अर्थ। संविधान सभा का अर्थ मतलब ये है कि जब भी हमें संविधान बनाने की आवश्यकता हुई थी तब हम क्या किए थे, पहले उसका एक सभा बनाए थे। ठीक है,
तो इसका ये जो है मैंने हिंदी में देखिए, संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसे भारत का संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था। ठीक, भारत का संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था। अब सिंपल वर्ड्स में देखिए, संविधान सभा बराबर संविधान बनाने वाली टीम। संविधान सभा, सभा वही होता है कि जो भी सभा में लोग बैठते हैं, संविधान बनाने वाली टीम। ठीक, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज नीडेड, संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब ये देखिए संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंडिया नीड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रन द कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत को अपने नियम और कानून चाहिए थे ताकि देश सही तरीके से चल सके। देखिए, जब भी देश ये आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले ब्रिटिश के माध्यम से देश चलता था। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो है देश में जो भी काम करना था जो वो करवाता था और करता था। ठीक है, लेकिन जब ये देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से इस देश को एक नियम की आवश्यकता पड़ी। नियम की आवश्यकता पड़ी कि जो कि वह नियम पूरे देश में लागू हो। तो जिसके लिए हमें क्या किया गया, मतलब क्या किए सभी लोग कि संविधान सभा का एक बैठक किए। ठीक है, संविधान सभा का एक बैठक किए, क्यों किए, क्योंकि इस नियम को बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो ये बताया है कि इंडिया नीड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रन द कंट्री प्रॉपरली, मतलब कि इसको जो है इंडिया स्वतंत्रता के बाद इंडिया को अच्छे से मतलब रन करने के लिए, चलने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए हमें संविधान सभा का बैठक करना पड़ा। हिंदी में भी वही सब लिखा है कि आज़ादी के बाद भारत को अपने नियम और कानून चाहिए थे ताकि देश सही तरीके से चल सके। अब रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, जैसे नया स्कूल खुलने पर नियम बनाए जाते हैं, समय तय किया जाता है। जैसे जो भी नया स्कूल खुलता है तो उसमें नियम बनाए जाते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी बेल रहेगी और कब लंच होगा और कब से स्कूल का टाइमिंग स्टार्ट होगा और कब कम्प्लीटली जो है लास्ट में छुट्टियाँ होंगी। ठीक है, तो ये सब नियम बनाए जाते हैं जब भी कोई नया स्कूल खुलता है। तो वही चीज़ें हैं कि जब इस देश का जो है पहला मतलब देश स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद जो है संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो उस टाइम पर एक सभा को बैठाया गया। ठीक है, संविधान बनाने के लिए। तो नीचे दिया है, वैसे ही नए देश के लिए संविधान जरूरी था। अब थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन। आप लोग ये जो भी मीनिंग दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये सभी मीनिंग को अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक। ठीक है, कि क्या है संविधान सभा का गठन। अब इसमें दिया इंग्लिश में, पहले देखिए डिफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 1946। ठीक है, इसके सभा का बैठक कब हुआ था, 1946 में इसकी सभा का बैठक हुआ था। इट वाज क्रिएटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, हिंदी, ये नीचे हिंदी में दिया है डिफिनेशन इसका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म इन 1946, इट वाज क्रिएटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, नीचे हिंदी में दिया है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी। ठीक है, संविधान का गठन कब हुआ, 1946 में हुआ। और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य, मतलब संविधान सभा के सदस्य कितने थे, यहाँ पे देखिए दिया है। ये भी एग्जाम में पूछ भी सकता है कि संविधान सभा के टोटल कितने सदस्य थे। टोटल मेंबर्स 389 389 हैं। आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन कितने हैं, 299 मेंबर्स। कुल सदस्य कितने हैं, 389, विभाजन के बाद 299 सदस्य। इम्पोर्टेंट लीडर, इसमें से इम्पोर्टेंट लीडर कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, संविधान के शिल्पकार। अब रियल लाइफ एग्जांपल में आप लोग समझिए कि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में एक लीडर होता है, वैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने के मुख्य व्यक्ति थे। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे 6-7 लोगों की एक समूह है और वो सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक लीडर होता है जो क्या करता है, सभी प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब ये है जो सभी लोग वर्क करते हैं तो उन सभी वर्क को इंक्लूड करके उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, लीडर। तो संविधान बनाने में उसी प्रकार से योगदान इनका था, डॉक्टर अम्बेडकर का। ठीक है,
अब अगला क्या है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का कार्य। ठीक, संविधान सभा का कार्य क्या है। द असेंबली डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के संविधान के नियम पर चर्चा की और उसे लिखें। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के नियम पर चर्चा की और उसे लिखें। टाइम टेकन टू, मतलब कितना टाइम इसमें लगा, टाइम टेकन 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में। और आपका अगला टॉपिक क्या है, देखिए, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कोई बड़ी किताब लिखने में समय लगता है वैसे ही संविधान बनाने में भी समय लगा। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है कि यदि कोई हम किताब बना रहे हैं, कोई लेखक है वो कोई किताब बना रहा है तो उसे जो है टाइम लगता है, क्योंकि मल्टीपल पेज का कलेक्शन होता है तो उसमें टाइम लगता है हर एक टॉपिक को लिखना। तो उसी तरह से जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बनाया संविधान, उसमें काफ़ी टाइम लगा। काफ़ी टाइम का मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगे। उसके बाद क्या हुआ, संविधान पूर्णतः कंप्लीट हुआ। और अगला क्या है, देखिए, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाना। ठीक, संविधान को अपनाना। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, मतलब संविधान को अपनाना, कब हम संविधान को अपना लिए। ठीक है, मतलब कब हम संविधान को बना लिए कम्प्लीटली। जैसे एक होता है कि लागू करना, एक होता है कि मतलब बना के रख लेना। ठीक है, जैसे खाना पीना में यदि आप बना के रख लिए, अब उसको कब खाना है, जैसे कोई भी सामान आप बना लिए, बनाने के बाद, बनाने का तो आप बन गया, ठीक है, अभी बना लिए तुरंत, अब वो अभी खाएं या 2 घंटे बाद खाएं। तो इसी तरह से जो है क्या हुआ था, संविधान कब बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। ठीक, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे परीक्षा पास करने के बाद रिजल्ट की तारीख तय होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का महत्व। मतलब इसका महत्व क्या होता है, ये इंडिया इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यू, भारत को अपना संविधान दिया, लोकतंत्र की नींव रखी। ठीक है, लोकतंत्र की नींव रखी। अब इसमें देखिए अगला क्या है, टॉपिक 3। टॉपिक 3 में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब ये एक एक्ट है, इंडिया की एक एक्ट है 1935 की। इसमें क्या दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसमें देखिए मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अर्थ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ए ब्रिटिश लॉ passed टू गवर्न इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ब्रिटिश कानून था जिसे अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए बनाया था। ठीक है, देखो 1935 में क्या हुआ था, अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर ब्रिटिश का शासन था। तो 1935 का जो अधिनियम था वह ब्रिटिश वाले अपने अपने हिसाब से क्या हुआ था, बनाए थे। 1935 का अधिनियम जो था वह ब्रिटिश वाले अपने हिसाब से बनाए थे और उस नियम को पूरे इंडिया पर लागू किए थे। ठीक है, तो ये होता है भारत का अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो इसमें आएगा तो आप लोग बना के अच्छे से लिख लीजिएगा कि देश स्वतंत्र होने, इंडिपेंडेंस होने के पहले ये ब्रिटिश शासन के लोग जो है बनाए थे। ठीक है, अब इजी वर्ड में, यह कानून भारत को चलाने के लिए अंग्रेज़ों की रूल बुक थी, मतलब ये इसी के अनुसार जो है भारत को चलाते थे स्वतंत्रता के पहले। व्हाई वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड, यह नियम क्यों लाया गया। इंग्लिश में देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गिव लिमिटेड पावर ऑफ इंडिया बट कीप कंट्रोल। ठीक है, अंग्रेज भारतीयों को थोड़ी शक्ति देना चाहते थे लेकिन पूरा नियंत्रण अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों क्या सोचते थे कि जो भारत के पास थोड़ा शक्ति हो लेकिन इसके पूरी नियंत्रण जो है मेरे पास हो, वो अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे स्कूल में बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं लेकिन असली ताकत टीचर के पास रहती है। देखिए जैसे एक क्लास है, किसी क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं, तो उसमें किसी एक स्टूडेंट को क्या करेंगे, मालिक बना देंगे, बाकी सभी ताकत टीचर के पास रहेगा। तो टीचर जो कहेगा वह मॉनिटर करेगा।
ठीक है। और मॉनिटर का कोई स्टूडेंट कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि टीचर के पास मतलब क्योंकि उस मॉनिटर के पास टीचर की सपोर्ट है, तो इसलिए जो मॉनिटर कहेगा वही सभी स्टूडेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस मॉनिटर के पास टीचर की सपोर्ट है। तो ये होती है, इसीलिए जो है ब्रिटिश के लोग जो है बनाए थे 1935 में। तो आएगा अधिनियम, ये आएगा एक्ट 1935 का, तो आप लोग अच्छे से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बीटेक करता है तो उसके पास इतना टैलेंट तो होता ही है कि वह कुछ भी जो है अच्छे से बनाकर लिख ही लेगा, जो भी टॉपिक आएगा वो अच्छे से बना के लिख ही लेगा। अब देखिए मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुख्य विशेषता क्या थे। फेडरेबल सिस्टम क्या है। इंट्रोड्यूस्ड फेडरेबल सिस्टम इन इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत। एग्जाम्पल, कुछ शक्तियाँ केंद्र को, कुछ राज्यों को। संघीय व्यवस्था का मतलब कि कुछ इसके पावर केंद्र में थे और कुछ हर एक राज्यों में थे, ठीक है, कुछ केंद्र में थे और कुछ राज्यों में थे। और वी क्या है, प्रोविनियल ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता ये होता है प्रोविंशियल एटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पहले इसका देखिए, प्रोविनीज वेयर गिवन ऑटोनॉमी, ठीक, प्रांतों को अपने काम खुद करने की आज़ादी मिली, ठीक है, प्रांतों को अपने काम खुद करने की आज़ादी मिली। अब इसका हिंदी में देखिए रियल लाइफ में एग्जांपल, जैसे घर में हर सदस्य को कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, जैसे हर एक घरों में मतलब हर एक सदस्य को कुछ जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ठीक, उसी तरह से जो है ये दिया है प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, कि प्रांतों को अपने काम खुद करने की आज़ादी मिली, ठीक। और दूसरा क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल, वाई कैमेरल लेजिस्लेचर, ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल, इसमें क्या दिया है, 2 हाउसेस इन लेजिस्लेचर, विधानमंडल में 2 सदन, ठीक है। आज की संसद लोकसभा और राज्यसभा, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, तो उस टाइम पर विधानमंडल में 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें क्या दिया है, केंद्र में दैध शासन, डैची एट सेंटर, सम सब्जेक्ट वेयर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, कुछ विषय अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। और अगला देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे ऑफिस में कुछ फैसले मैनेजर करता है, कुछ बॉस करता है, ठीक है, तो इसी तरह से जो है कुछ विषय अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। और इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, देखिए अधिनियम का महत्व, वेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन अडॉप्टेड लेटर, ठीक है, भारतीय संविधान का आधार कई नियम बाद में संविधान में लिए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान का आधार कई नियम बाद में संविधान में लिए गए, ठीक। वेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी प्रोविजंस अडॉप्टेड लेटर, ठीक है। अब अगला क्या है, 5th लिमिटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक, कमियां क्या हैं, नो फुल फ्रीडम, गवर्नर हैड मोर पावर्स, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी इसमें, गवर्नर बहुत शक्तिशाली था। रियल एग्जांपल में, जैसे काम करने की आज़ादी हो लेकिन आखिरी फैसला कोई और करे, ठीक है, काम करने की आज़ादी हो लेकिन आखिरी फैसला कोई और करे। अब इसमें देखिए वेरी इजी में दिया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश लॉ बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत सरकार अधिनियम 1935 आज़ादी से पहले सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश कानून था। मतलब जब भी अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उसके पहले ये जो 1935 का एक्ट था, ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसी के अनुसार जो है इंडिया में हर एक कार्य होते थे, यह ब्रिटिश शासन जो है करवाती थी। अब अगला क्या है, टॉपिक 4, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये क्या हुआ,
देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मतलब ये तब के टाइम का है जब ये अपना देश स्वतंत्र हुआ। मीनिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अर्थ। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है देखिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज ए लॉ, ठीक, यहाँ पर देखिए दिया है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज ए लॉ passed बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ये ऐसा एक्ट था कि इस टाइम पर क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिश के रूल को ख़त्म करके अपने इंडिया के रूल को लागू किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया वह कानून था जिससे भारत में अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हुआ। तो 1947 में क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो गया, जिसकी वजह से 1947 का एक्ट बनाया गया। इजी वर्ड्स में देखिए, यह कानून भारत को आज़ादी देने वाला कानून था। यह कानून क्या था? भारत को आज़ादी देने वाला कानून था। व्हाई वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, यह नियम क्यों लाया गया? ठीक है, ब्रिटिश रूल बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रेशर्स, आज़ादी के आंदोलनों और दबाव के कारण अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सके। ठीक है, आज़ादी के आंदोलनों और दबाव के कारण अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सके, जिसकी वजह से यह इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लाया गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जैसे कोई मालिक मजबूरी में काम छोड़ देता है, ठीक है, तो इसी तरह से जब भी इस इंडिया में 1947 में इंडिपेंडेंस ये इंडिया हुआ, ठीक है, स्वतंत्र हुआ, तो यह एक्ट 1947 का स्टार्ट हुआ। इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडेड ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे किसी छात्र की परीक्षा ख़त्म हो जाना, ठीक है, जैसे किसी छात्र की परीक्षा ख़त्म हो जाना। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब ब्रिटिश के शासन के बाद इंडिया क्या हुआ? दो भागों में बट गया। हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान में भारत, दो देशों भारत और पाकिस्तान में बट गया। एग्जाम्पल, जैसे ज़मीन का बंटवारा, ठीक उसी तरह से इस देश का दो बंटवारा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। और अगला टॉपिक क्या है अपना, देखिए यहाँ पर दिया है डोमिनियन स्टेटस, इंडिया बिकम ए डोमिनियन, ठीक है, भारत को डोमिनियन का दर्जा मिला, मतलब पूरी आज़ादी बाद में आई, ठीक है, भारत को डोमिनियन का दर्जा मिला। ठीक, अब थर्ड क्या है, विशेषता क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम सोवरेजिन, ठीक है, संविधान सभा सर्वोच्च बनी। क्या हुआ? संविधान सभा सर्वोच्च बनी। अब इंग्लिश क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट फुल पावर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान सभा को संविधान बनाने की पूरी शक्ति मिली, ठीक है, संविधान सभा को संविधान बनाने की पूरी शक्ति मिली। कब मिली? 1947 के बाद, जब अपना देश स्वतंत्र हो गया। तो फिर क्या हुआ? स्वतंत्र होने के बाद तो पहले तो ब्रिटिश का शासन चल रहा था, लेकिन जब अपना देश स्वतंत्र हो गया तो फिर क्या हुआ कि ये रूल बनाए गए जो कि संविधान सभा को संविधान बनाने की पूरी शक्ति मिली। अब अगला देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। अब क्या जो है इसका इम्पोर्टेंट है? लीगल फ्रीडम टू इंडिया, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, भारत को कानूनी आज़ादी, लोकतंत्र की नींव। लिमिटेशन ऑफ एक्ट, कमियाँ, ठीक है, इसकी कमियाँ क्या हैं? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि भारत को कानूनी आज़ादी, लोकतंत्र की नींव, ठीक है। अगला क्या है? लिमिटेशन, इसकी कमियाँ क्या हैं? पार्टीशन केस्ट वायलेंस, गवर्नर जनरल स्टिल हैड पावर्स, विभाजन से हिंसा, गवर्नर जनरल शक्तिशाली। टॉपिक फिफ्थ क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लागू होना, ठीक। देखिए 1947 से लेकर 49 तक का जो है इसमें संविधान बन रहे थे, जिसमें से 2 साल बना संविधान, ठीक है, 2 साल लगा संविधान को बनने में, ठीक। जब संविधान बन गया, 1947 का एक्ट हो गया, संविधान बन गया, उसके बाद भारतीय संविधान का लागू होना, इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक टॉपिक को एक सीरियल वाइज में दिया है, इसको यदि आप लोग एक कहानी स्टोरी के मॉडल में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक,
ठीक है, तो वही दिया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लागू होना, कि कब भारतीय संविधान लागू हुआ। फर्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लागू होना, अर्थ, इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ क्या है, संविधान का लागू होना अर्थ, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द डेट फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अप्लीकेबल एंड इफेक्टिव, संविधान का लागू होना मतलब वह तारीख जब से संविधान के नियम पूरे देश में लागू हो जाते हैं। ठीक है, लागू होने का मतलब ये है कि वह तारीख जिसके बाद से पूरे देश में संविधान लागू हो जाते हैं। इजी वर्ड, जिस दिन संविधान सच में काम करना शुरू करता है। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, संविधान कब लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वाई 26 जनवरी वाज चूजन, 26 जनवरी को क्यों चुना गया, टू होनर द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज 1930 में घोषित पूर्ण स्वराज की याद में 26 जनवरी चुना गया। ठीक है, 1930 में घोषित पूर्ण स्वराज की याद में 26 जनवरी को चुना गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, इसका मतलब ये है कि कब यह है बन के रेडी हुआ और कब लागू हुआ। एडॉप्शन मतलब कब अपनाया गया और कब इन्फोर्समेंट मतलब कब लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, संविधान अपनाया गया और संविधान लागू किया गया। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक क्या हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फोर्समेंट, संविधान लागू होने का महत्व। इंडिया बिकम्स ए रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट्स बिकम एक्टिव, भारत गणराज्य बना, मौलिक अधिकार लागू हुए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में कहा जाए नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, तो 1 अप्रैल से पहले नियम लिखा होता है लेकिन लागू 1 अप्रैल से होता है। वैसे ही संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को था और लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। जैसे कोई भी काम यदि हम करते हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। जैसे हमें कोई काम स्टार्ट करना है, जैसे हमें कुछ भी काम स्टार्ट करना है 2 दिन बाद से, तो हम क्या करेंगे, उसके सभी जो है काम को मैं पहले कर लूँगा, बस केवल हमें क्या करना रहेगा, स्टार्ट करना रहेगा उस डेट से जो डेट दिया रहेगा। तो उसी तरह से जो है इसमें दिया है कि 26 जनवरी के पहले सभी काम कंप्लीट हो गए थे, यानी 26 नवंबर को सभी काम कंप्लीट हो गए थे। 26 नवंबर 1949 में सभी कंप्लीट हो गए थे। बाकी लागू कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये दिया है। बाकी टॉपिक आपका 6 आ गया है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब इसके संविधान की विशेषताएं क्या हैं, मीनिंग ऑफ सैलिएंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताओं का अर्थ। सैलिएंट फीचर आर द मेन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमुख विशेषताएं वे खास बातें हैं जो भारतीय संविधान को अलग और विशेष बनाती हैं। इजी वर्ड में संविधान की मुख्य खूबियाँ, इसकी मुख्य खूबियाँ क्या हैं। ठीक है, सेकंड मेजर साइलेंट फीचर्स। ठीक है, मेजर साइलेंट फीचर्स, इसको देखिए क्या है, मेजर साइलेंट फीचर, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, लिखित संविधान, मतलब भारत में लिखित संविधान है। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं हैं, इन सबको जो आप अच्छे से आप लोग समझिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन सिंगल, भारतीय संविधान लिखित रूप में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे स्कूल के नियम किताब में लिखे होते हैं, ठीक उसी तरह से अपना संविधान बुक में लिखा हुआ है। और लेंथिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा संविधान, हमारे देश का संविधान जो है सबसे लंबा है, हर एक देशों से बड़ा हमारे देश का संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, हर दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हाँ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे इंडिया का, क्योंकि भारत बड़ा और विविध देश है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली देश है और हमारे देश का संविधान पूरे दुनिया का जो है पूरे दुनिया से सबसे बड़ा है, क्योंकि हर एक देशों से कंपेरिजन करके तब जो है जाके हमारे देश का संविधान बना था। अब अगला क्या है, फेडरेबल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होता है, इसको देखिए आप लोग, ये सब विशेषताएं हैं, ये सब जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि लेंथिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेबल सिस्टम, संघीय व्यवस्था क्या है। पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे देखिए पावर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक सेंटर में एक स्टेट में। जो केंद्र में होता है वो एक राज्य में होता है, तो जो भी पावर है उसको संविधान के रूल के हिसाब से बांट दिया गया है, केंद्र का रूल
और राज्य का रूल, ठीक है। शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बटी हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, घर में काम बांटे जाते हैं, कुछ पिता कुछ माँ, ठीक है। कुछ काम पिता करते हैं, कुछ काम माँ करती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर, सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री संसद में जवाब देता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ भी करे और प्रधानमंत्री है तो कुछ भी करे, ठीक है। प्रधानमंत्री को भी संसद भवन में अपने जो कार्यों का देना होता है कि मतलब कौन सा कार्य किए और कौन सा करना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता है संसद भवन में, ठीक है। वो भी अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल बना है वो सबके लिए बना है, ठीक है। सभी नागरिक के लिए एक ही रूल है, ठीक। अगला क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। राइट्स गिवन टू सिटीजन फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। इंडिया में जितने भी नागरिक हैं सभी के जो है एक रूल है, सभी के एक नियम है, सभी के लिए जो है एक संविधान बना है। नागरिकों को दिए गए अधिकार, मतलब सभी नागरिकों को एक ही अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग दिया गया, किसी को अलग दिया गया है, जाति धर्म की वजह से जो है उन सबको जो है अलग अलग, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। सभी नागरिक के लिए एक ही रूल, एक ही संविधान बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए, जो कि वही लीगल कहलाएगा, ठीक है। अब आपका आता है टॉपिक 7, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का अर्थ, ठीक है। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसॉफी। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है जो इसके उद्देश्य और विचारधारा बताता है, ठीक है। प्रीएम्बल क्या दिया है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है जो इसके उद्देश्य और विचारधारा बताता है। इसी वर्ष में प्रस्तावना इक्वल संविधान की भूमिका, ठीक है। संविधान की भूमिका क्या है। व्हाई प्रीएम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का आत्मा क्यों कहा गया है इसको, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स आर द बेसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें संविधान के मूल आदर्श और मूल्य लिखे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे इंसान की आत्मा उसके विचार दिखाती है, ठीक है, वैसे ही प्रस्तावना संविधान के विचार दिखाती है। कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल, इजी एक्सप्लेनेशन, प्रस्तावना के मुख्य शब्द। इसमें क्या दिया है, स्वैर्जन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वैर्जन, सॉवरीजन दिया है, ठीक है। SOVREIGN, सॉवरीजन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें क्या दिया है, इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, ठीक है। जब संविधान लागू हो गए तो भारत क्या हुआ, अपने फैसले वह स्वयं ले सकता है। ये नहीं कि जब ब्रिटिश के शासन में था तो ब्रिटिश के माध्यम से जो है सब काम होता था, ठीक है। अब क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंडिया स्वयं अपना डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर भारत किसी दूसरे देश के आदेश पर काम नहीं करता। अगला क्या है, सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट क्या है, देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सभी के लिए समान अवसर, ठीक है। सभी के लिए समान अवसर, गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं और अमीरों के लिए भी, ठीक है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, नो स्टेट रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, मतलब किसी भी राज्य में किस प्रकार के धर्म है ये सब किसी मतलब कोई वो नहीं होता, ठीक है। इसमें गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं है। हर धर्म को बराबरी मानते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है सबको एक बराबर माना जाएगा, ये उसमें संविधान में लिखा गया है, ठीक है। हर धर्म को बराबर माना जाएगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक। रियल लाइफ, वोट डालकर सरकार चुनना। वे दिया है लोकतांत्रिक, कि सरकार किस प्रकार से चुना जाता है, कि जो भी मतलब लोग वोट डालते हैं तो उसके माध्यम से सरकार चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई किसी को दबाव में जो है वह प्रधानमंत्री बन जाता, दबा के जो है अपने प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। उन सबको जो है नागरिक ही चुनते हैं, तो जिसको नागरिक चुनता है वही प्रधानमंत्री बनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। रिपब्लिक, गणराज्य,
हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव से आता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ही जो है चुनाव से चुने जाते हैं। बोला दिया है ऑब्जेक्टिव्स मेंशन इन द प्रेम्बल, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? जस्टिस, न्याय, मतलब न्याय दिलाना। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सबको समान न्याय, मतलब सबको एक समान न्याय। ये नहीं कि जो अमीर है तो उसको अलग प्रकार से न्याय और जो गरीब है तो मतलब इस प्रकार का जो है कोई वो नहीं रहता है। अगला क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, स्वतंत्रता, सभी के पास स्वतंत्रता जो है एक समान, अपने विचार बोलने की आज़ादी है सभी के पास। ठीक है, और इक्वलिटी, समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी के पास एक समानता है। ठीक है, इक्वलिटी सभी के पास, सभी नागरिक के पास है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास अधिक है, मतलब जो भी संविधान में लिखा है सब हर एक नागरिक को मतलब एक समान माना गया है। एग्जाम्पल, अमीर गरीब समान। ठीक है, ये नहीं कि कोई गरीब है तो वो नागरिक के मतलब कोई भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, संविधान का कोई भी जो है रूल उसे अप्लाई नहीं होगा, केवल अमीरों पर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब अमीर सब समान है संविधान के अनुसार। ठीक है, और फिर क्या दिया है? फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुत्व, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सभी भारतीय भाई बहन। ठीक है, जितने भी भारतीय हैं सब आपस में क्या हैं? भाई बहन। किसी प्रकार कोई आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, टॉपिक 8, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का अर्थ है फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स गारंटेड by the constitution to every citizens for freedom, equality and डिग्निटी। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के लिए दिए गए हैं। मतलब यह एक अधिकार है, मौलिक अधिकार यह है जो कि नागरिक को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? अपने आप को स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए, कि मतलब हर एक नागरिक का अपना एक स्वतंत्रता है, वह कुछ भी जो है बोल सकता है, जो मतलब जो भी गलत रहे तो वो हर एक नागरिक गलत के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, सबके पास ये अधिकार होता है। इजी वर्ड्स में मौलिक अधिकार इक्वल नागरिकों की सुरक्षा का कवच। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर है तो किसी गरीब को जो है वह डरा धमका के जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी के पास एक समान मौलिक अधिकार हैं। वाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर बाई द गवर्नमेंट, ये सरकार की गलत शक्ति से नागरिकों की रक्षा करते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट अफसर है तो किसी गरीब को जो है सता नहीं सकता है। अगर जैसे कोई भी पुलिस वाला है तो किसी भी नागरिक को ज़बरदस्ती कुछ बिना गलती के इनलीगल जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर पुलिस बिना कारण आपको परेशान करे तो मौलिक अधिकार आपकी रक्षा करते हैं, आप उसके अनुसार आप कार्रवाई आप पुलिस के ऊपर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के प्रकार। राइट्स टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार। अगला क्या दिया है? रियल लाइफ एग्जाम्पल से अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोमेंट, प्रोफेशन, बोलने, घूमने और काम करने की आज़ादी। मतलब सभी के पास एक समान होती है बोलने, घूमने और काम करने की आज़ादी। आप अपनी राय खुलकर कह सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे बाल मजदूरी और जबरन काम पर रोक। जैसे कोई भी लड़का है वो ये 18 से कम एज का है और उससे जो है कोई ज़बरदस्ती काम करवा जैसे कोई भी लड़का है 18 साल से कम का है और उसे यदि वह अपने मन से काम करे, चोरी छिपे करे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा तो ये जो है कानून के विरुद्ध है। ठीक है, तो वही दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है, बाल मजदूरी और जबरन काम पर रोक। ठीक, बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ठीक है, आप अपनी पूजा पद्धति चुन सकते हैं, मतलब आप अपने जो भी जिस भी धर्म के हैं आप अपने अनुसार
अपना पूजा पाठ करते रहिए। ठीक है, ये आपको जो है कानून में बताया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति बचा सकते हैं। मिनोरिटीज कैन प्रिसर्व देयर कल्चर, ठीक है, माइनॉरिटीज कैन प्रिसर्व देयर कल्चर। ठीक, अगला क्या है इसका देखिए, अपने स्कूल खोलने की आज़ादी, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो प्राइवेट अपना जो है स्कूल खोल सकता है। अब अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मतलब मौलिक कर्तव्य का मतलब ये है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य का अर्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड्स द नेशन मेंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो संविधान ने नागरिकों के लिए तय की है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो संविधान ने नागरिकों के लिए तय की है। ठीक, मौलिक कर्तव्य इक्वल देश के लिए नागरिक की जिम्मेदारी। ठीक है, मतलब सभी नागरिक का ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वह संविधान के नियमों का पालन करे। ठीक है, वाई फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट, मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी हैं। राइट्स आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन सिटीजन परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जब नागरिक अपने कर्तव्य निभाते हैं तभी अधिकारों का सही मतलब होता है। मतलब सभी नागरिक को अच्छा एक अपना कर्म करना चाहिए, नहीं हर एक कार्य को लीगली में करना चाहिए, अनलीगल में नहीं। अगर वह अनलीगल में करता है तो वह कानून के खिलाफ वर्क कर रहा है। अगर सब अधिकार ले लेकिन कर्तव्य ना निभाए तो समाज बिगड़ जाएगा। ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए। ठीक है, एडेड बाई द 49 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं 1976 में। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की सूची। मौलिक कर्तव्यों की सूची क्या क्या है यहाँ पर दिया गया है, देखिए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की सूची। रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान, सभी नागरिक को यह होना चाहिए कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान करे। फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। देशभक्ति और ईमानदारी, ये नहीं देश विरोधी नहीं बनना चाहिए, देशभक्ति होना, मतलब सभी नागरिक के पास देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड यूनिटी, देश की एकता बनाए रखना। ठीक है, देश तोड़ने वाली बातों से दूर रहना। डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा, यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो देश के लिए सेवा। प्रोमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना। धर्म जाति में भेदभाव नहीं, मतलब किसी प्रकार के धर्म जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, टॉपिक 10, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। मीनिंग ऑफ DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल of state policy. Directive principle of state policy are guidelines given to the government to make law and policies for public welfare. राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पर वह जनता के कल्याण के लिए कानून बनाती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पर वह जनता के कल्याण के लिए कानून बनाती है। इसी वर्ष में सरकार के लिए मार्गदर्शक नियम। देखिए, व्हाई DPSP आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इसको क्यों संविधान में जोड़ा गया, देखिए क्यों जोड़ा गया। टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए। ठीक है, जैसे माता पिता बच्चों को सलाह देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है DPSP इसीलिए संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, जैसे माता पिता बच्चों को सलाह देते हैं अच्छा इंसान बनो, जैसे वैसे DPSP सरकार को सलाह देती है। नेचर ऑफ DPSP, इसकी क्या नेचर है। नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नमेंट, कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है,
कोर्ट में लागू नहीं की जा सकती सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। कोर्ट में केस नहीं कर सकते लेकिन सरकार को पालन करना चाहिए। टाइप्स ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी के प्रकार: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत, असमानता कम करना, ठीक है, असमानता कम करना, सभी के प्रति अपना एक समानता बनाए रखना, मुफ्त शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, गांधीवन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, गाँवों का विकास, ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग। अगला क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदारवादी सिद्धांत, जस्टिस एंड वेलफेयर, न्याय और कल्याण, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सहायता। इम्पोर्टेंट डीपीएसपी आर्टिकल्स: महत्वपूर्ण अनुच्छेद: समान आजीविका, काम और शिक्षा, जीवन यापन योग्य वेतन, पोषण और स्वास्थ्य। मेरा टॉपिक नंबर 11, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली का अर्थ। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। संसदीय प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। संसदीय प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। मतलब हर एक संसद क्या करता है, हर एक संसद जो है सरकार से, प्रधानमंत्री से भी जो है वह पूछ सकता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री को जो है यह कानून में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री भी संसद को जवाब देता है, मतलब जवाब देता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसी वर्ष में सरकार संसद के सामने जवाबदेही होती है, ठीक है। सरकार भी जो है संसद को जो है जवाबदेही देती है कि मतलब वो क्या कर रही है क्या नहीं। सरकार के पास इतना पावर नहीं होता कि वह कुछ भी जो है चीज़ें करे, क्योंकि यह कानून में बनाया गया है। की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड, ठीक है। अगला क्या है, देखिए अगला क्या दिया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। टीम का एक सदस्य गलती करे तो पूरी टीम जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसीलिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। अगला क्या है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, राजनीतिक एकरूपता। मिनिस्टर्स बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी, अधिकांश मंत्री एक ही पार्टी से होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा होता है कि हर एक, जैसे जिसका राज्य है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी का है, सरकार बीजेपी का है, तो अधिकतर जो मंत्री हैं बीजेपी के ही रहेंगे और कुछ ही मंत्री ऐसे रहेंगे कि जो अलग पार्टियों के रहेंगे, ठीक है। तो ये दिया है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, राजनीतिक एकरूपता। अधिकांश मंत्री एक ही पार्टी से होते हैं। मिनिस्टर बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी, एक टीम एक कप्तान, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, संसद के प्रति जवाबदेही। गवर्नमेंट आंसर क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, सरकार संसद में सवालों के जवाब देती है, सवाल जवाब सत्र, ठीक है। संसद भवन में क्या होता है कि सरकार भी जवाब देती है अपने कार्यों को कि वह क्या कर रही है क्या करने वाली है, ठीक है। इन सब का जो है वह जवाब देती है संसदों से, ठीक है, संसदों को जवाब देती है। और संसद का इतना अधिकार होता है कि वह प्रधानमंत्री से भी पूछ सकता है हर एक क्वेश्चन की, मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। ये संविधान में लिखा गया है और ये हर एक सांसद के पास इतना हक होता है। टॉपिक 12 है, देखिए फेडरेबल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब देखिए क्या संघीय व्यवस्था का अर्थ है। फेडरेबल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। क्या है कि इसके पावर बट गए हैं केंद्र में और राज्य में, केंद्र और राज्य के रूप में इसके पावर बट गए हैं। यही जो है फेडरेबल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। इजी वर्ड्स में केंद्र प्लस राज्य मिलाकर एक मिलकर शासन बनता है, ठीक है। केंद्र में भी और राज्य में भी अलग अलग नियम हैं, ठीक है। जो भी पावर
दोनों में बट गए हैं। फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियाँ, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। पावर्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। शक्तियाँ 3 सूचियों में बटी हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। एग्जाम्पल में रक्षा को किस में बांटा गया है? केंद्र को रक्षा में, राज्य को पुलिस में, और दोनों शिक्षा में है। ठीक है। और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। ऑल गवर्नमेंट्स वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सभी सरकार जो है संविधान के अंदर ही कार्य करती है, कानून के अंदर सभी सरकार कार्य करती है। नहीं है कि जो है कानून के विरुद्ध कोई सरकार कार्य करे। केंद्र और राज्य दोनों संविधान के अधीन हैं। केंद्र, स्टेट एंड सेंटर, ये दोनों जो है संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई संविधान के खिलाफ कार्य नहीं करता। जो रूल है वो रूल के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ कानून नहीं बना सकता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। ठीक है, हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। ठीक है, शक्तियों का समूह, साफ बंटवारा लिखा हुआ है। ठीक, इंडिपेंडेंट जुडिकरी, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। जुडिकरी रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, न्यायपालिका केंद्र राज्य विवाद सुलझाती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है? केंद्र और राज्य विवाद सुलझाती है। ठीक है, कोर्ट फैसला करती है कि कौन सही है। कोर्ट का काम क्या है? कि वो फैसला करती है कि कौन सही है। ठीक है, जैसे पावर दोनों में बट गए हैं, केंद्र और राज्य में पावर बट गए हैं। ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार, गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, केंद्र और राज्य दोनों की सरकार, जैसे केंद्र में भी प्रधानमंत्री है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो दोनों की सरकार है, केंद्र अपने हिसाब से जो काम करवाए और राज्य में मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करवाए। ठीक है। दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार। दिल्ली में प्रधानमंत्री और हर एक राज्यों में एक मुख्यमंत्री रहता है। ठीक है। और नेचर ऑफ इंडियन फेडरेबल सिस्टम, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति। इंडिया इज ए फेडरेबल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, भारत एक संघीय देश है लेकिन केंद्र मजबूत है। ठीक है, भारत का केंद्र क्या है? मजबूत है। जैसा एक बड़ा परिवार, पिता घर के बड़े फैसले लेता है, बच्चे अपने कमरे के फैसले लेते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री अपने देश का फैसला लेता है और मुख्यमंत्री अपने राज्य का फैसला लेता है। ठीक है, तो केंद्र देश के बड़े फैसले लेते हैं और राज्य अपने क्षेत्र के फैसले लेते हैं। ठीक है। टॉपिक नंबर 13, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्य का संबंध क्या होता है। देखिए, मीनिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध का अर्थ। सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिफर टू द रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों में पावर आपस में बट गया है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। पावर और कार्य भी आपस में बट गए हैं, जो कि इसका एक रिलेशन है। केंद्र राज्य संबंध का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और तालमेल का संबंध। मतलब कुछ शक्तियाँ उसके पास, कुछ शक्तियाँ उसके पास है, तो ये आपस में बट गए हैं, यही इसका रिलेशन है। इजी वर्ड्स, केंद्र और राज्य मिलकर देश कैसे चलाते हैं, मतलब हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक देश कैसे चलाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध के प्रकार। लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। ठीक है, ये सब मीनिंग आप लोग याद रखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव मतलब विधायी रिलेशन मतलब संबंध, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है और आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक, यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। रक्षा, केंद्र के द्वारा रक्षा होता है, और राज्य पुलिस। ठीक है, राज्य का काम है क्या है? पुलिस को जो मैनेज करना, और दोनों शिक्षा का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों में जो है शिक्षा को मैनेज किया जाता है। अगला क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, सेंटर गिव्स डायरेक्शन टू स्टेट, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, मतलब केंद्र सरकार क्या कहता है? राज्यों को जो निर्देश देता है कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है। राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य लागू करते हैं, अब राज्य में क्या लागू करना है, ये क्या करते हैं? राष्ट्रीय में जो है लागू होता है। राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य लागू करते हैं, अपने राज्य में क्या करना है ये
उसी राज्य में जो है लागू होगा। फाइनेंशियल रिलेशनशिप, वित्तीय संबंध, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स, करों और पैसों का बंटवारा। जीएसटी से मिलने वाला पैसा केंद्र और राज्य दोनों में बढ़ता है। जैसे जो भी जीएसटी का पेमेंट मिलता है वह केंद्र और राज्य दोनों में बढ़ता है, जिस प्रकार से जिस राज्य में और जिस केंद्र में जैसा वर्क हो। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध का महत्व। इंश्योर्स यूनिटी एंड स्मूथ गवर्नेंस, देश की एकता और कुछ सुचारू शासन बनाए रखता है। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस इस है रिलेशन के लिए क्योंकि यह देश मजबूत बनता है। ठीक है। रिलेशन स्टेट एंड राज्य मतलब केंद्र और राज्य का रिलेशन इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एक देश को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे एक कंपनी में हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, जैसे कोई एक कंपनी है उसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसकी ब्रांच ऑफिस लखनऊ में है। ठीक है। तो दिल्ली और लखनऊ में दोनों उसकी ऑफिस है, हेड ऑफिस दिल्ली और ब्रांच ऑफिस लखनऊ में। तो दोनों जगह पे जो भी है कुछ काम बांट दिए जाते हैं और दोनों में आपस में जो है रिलेशनशिप बना रहता है। ठीक है। हेड ऑफिस नियम बनाता है और ब्रांच ऑफिस उन्हें लागू करता है। हेड ऑफिस नियम बनाता है ये काम करना है और ब्रांच ऑफिस क्या करता है उस काम को लागू करवाता है। ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप। टॉपिक नंबर 14 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन मतलब संविधान में बदलाव। ठीक है। संविधान में बदलाव कौन कर सकता है? देखिए अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन। मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन का अर्थ। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मेकिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टाइम। ठीक है। टाइम के बीतने पर मतलब टाइम के अनुसार संविधान में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का अर्थ है समय और आवश्यकता के अनुसार संविधान में बदलाव करना। ठीक है। समय और आवश्यकता के अनुसार संविधान में भी बदलाव किया जा सकता है। ईवर्ड्स संविधान को अपडेट करना। ठीक है। जिस प्रकार से अपने मोबाइल को जो है चलाते लोग कुछ टाइम बाद उसको अपडेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जब संविधान में कुछ नए चीज़ें लागू होते हैं तो उसके लिए भी जो है संविधान में कुछ लागू करना पड़ता है। व्हाई अमेंडमेंट इज नीडेड, संशोधन क्यों जरूरी है? सोसाइटी चेंज विथ टाइम सो द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट आल्सो चेंज, समय के साथ समाज बदलता है इसलिए संविधान में भी बदलाव जरूरी होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे मोबाइल में नए फीचर के लिए अपडेट आता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो है संविधान में भी जो है कुछ नए चीज़ों लागू करने के लिए उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के प्रकार। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की साधारण बहुमत से नए राज्य बनाना। जैसे नए राज्य बन रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग संविधान जो भी होगा वो बनेगा। स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमतें। 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी। फर्स्ट क्या है? सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी। फर्स्ट में क्या है? संसद के साधारण बहुमतें, नए राज्य बनाना। ठीक है। और अगला क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, 2/3 बहुमत से मौलिक अधिकारों में बदलाव। अगला क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल, विशेष बहुमत प्लस राज्य सहमति, आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है। अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल केंद्र राज्य शक्तियों में बदलाव, केंद्र और राज्य शक्तियों में बदलाव। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर किसी घर में नए सदस्य आ जाएं तो नई ज़रूरतें हो तो घर के नियम बदलते हैं, वैसे ही देश के नियम। संविधान संशोधन। ठीक है। जैसे भी यदि कोई एक प्रदेश है उसमें जो है 2 प्रदेश किया जा रहा है तो उसमें भी जो है कुछ संविधान के कुछ नियम जो है चेंज होंगे। ठीक है। जैसे किसी के घर में किसी बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है उसमें कुछ अलग से फीचर, मतलब फीचर का मतलब ये है कि उनके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कपड़े वस्त्र और भी जो भी चीज़ें हैं तो उसकी नीड होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है अपने इंडिया में भी जो है इन सब के लिए संविधान की नीड होती है। तो इसलिए क्या होता है संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। टॉपिक लास्ट आपका 15 है इमरजेंसी प्रोविज़न। अब इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या है? मीनिंग ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न आर स्पेशल पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन टू प्रोटेक्ट द नेशन। ठीक है। प्रोटेक्ट द नेशन। अब इसको पढ़िए अच्छे से। आपातकालीन प्रावधान वे विशेष शक्तियाँ हैं जो
असाधारण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को दी जाती हैं। ठीक है, जैसे किसी आकस्मिक कोई वर्क हो जाए तो उसके लिए भी जो है कोई निवारण किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब देश संकट में हो तब लगाए जाने वाले विशेष नियम, जब भी देश किसी संकट में हो, जैसे विदेश से वार हो या किसी प्रकार का जो है देश पर संकट हो, तो उस टाइम पर जो भी नियम लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इमरजेंसी। ठीक है, तो अपना वो होते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, अगला क्या है? टाइप्स ऑफ। जैसे देखिए भाई, इमरजेंसी नीडेड मतलब आपातकालीन क्यों लगाया जाता है? ठीक है, टू डील विथ वार, इंटरनल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल क्राइसिस, युद्ध, आंतरिक अशांति व आर्थिक संकट से निपटने के लिए। ठीक है, किसी प्रकार की जो है आंतरिक जो है या आर्थिक संकट किसी प्रकार का कुछ भी हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या होता है? इमरजेंसी प्रोविज़न को लगाया जाता है। इमरजेंसी प्रोविज़न को लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है? क्या दिया है यहाँ पर? देखिए टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में आपातकाल के प्रकार। नेशनल इमरजेंसी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में। ठीक है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। पड़ोसी देश से युद्ध की स्थिति, जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश से युद्ध की जो है संभावना हो तो उस समय पर नेशनल इमरजेंसी के लिए रूल लगाए जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का शासन आ जाता है जब राज्य सरकार ठीक से काम ना करे। ठीक है, जैसे कोई भी राज्य है वो है उसके मुख्यमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उस राज्य में क्या होता है कि राष्ट्रपति का शासन आ जाता है। उसमें जो भी शासन होता है वो राष्ट्रपति के अनुसार होता है। ठीक है, विधानसभा भंग कर दी जाए, उसमें क्या होता है? जब भी विधानसभा को भंग कर दिया जाए और कोई मुख्यमंत्री अच्छे से कार्य ना करे तो उस राज्य में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कार्य कराए जाते हैं। राज्य सरकार ठीक से काम ना करे तो विधानसभा भंग कर दी जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। ठीक है, लास्ट देखिए राष्ट्रपति शासन। व्हेन स्टेट गवर्नमेंट फेल्स, जब राज्य सरकार ठीक से काम ना करे तो विधानसभा भंग कर दी जाए। ठीक है, फाइनेंशियल में दिया हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, सरकारी खजाना खाली हो जाए। ठीक है, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो मतलब सरकार को ऐसा लगे कि हमें कहीं से जो है लोन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर भी जो रूल लगाए जाते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, सरकारी खजाना खाली हो जाए। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के प्रभाव। सेंटर बिकम्स पावरफुल, फंडामेंटल राइट्स में भी रजिस्टर्ड, केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर शहर में देखिए अगर शहर में दंगा फैल जाए, बड़ी आपदा आ जाए तो पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, यही आपातकाल जैसा है। ठीक है, यदि शहर में किसी प्रकार का भी कोई दंगा फैल जाए तो पुलिस को उसमें जो है अधिक मेहनत करना पड़ता है। क्या होता है कि हर एक जगह पुलिस की जो है वो लगी रहती है, मतलब हर एक जगह पर। ठीक है, यदि दंगा फैल जाए तो वहाँ पर पुलिस ही काम आता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं कि यदि किसी प्रकार का जो है इमरजेंसी कोई आपातकालीन जो है घटना घट जाए तो वहाँ पर जो है कुछ रूल लग जाते हैं। जैसे ये है कि किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है कि उस पर एक रूल लग जाते हैं कि जो भी वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो उन सब का रूल लग जाता है कि गाड़ी उस रोड के लिए जो है आने के लिए बंद हो जाती है। जैसे यही कि उस रोड से कोई भी गाड़ी आ रही है तो नहीं आती, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो रोड बंद कर दिया जाता है यदि बड़ा हादसा हुआ हो या मतलब इसी प्रकार से जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न होते हैं तो उसके लिए अलग अलग टाइप के लगाए जाते हैं। नेशनल फाइनेंशियल
एंड एक और एक है स्टेट इमरजेंसी। फर्स्ट है नेशनल, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये जो है 1 घंटे 9 मिनट में ये यूनिट कंप्लीट रहा। इसमें हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। ये मैं वादा करता हूँ, यदि आप लोग अच्छे से ये पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कर लिए तो हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा और किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी टॉपिक में। तो आप लोग कंप्लीट जरूर वॉच कीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास सेंड कीजिए जो भी बीटेक 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। सीएससी ब्रांच है उनका और थर्ड ईयर है, तो उन सभी के पास ये सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।